नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज आपको ऐसा फैक्ट दिखाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे भैया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपको मंत्री संतरी विधायकों नेतागणों से मिलाती रहती हूँ, पर आज जिनसे मिला रही हूँ वो डॉक्टर साहब हैं। और आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर की हमको कितनी जरूरत होती है। और आज सुनिए, आज हम जो बात करेंगे वो मुद्दा बहुत बड़ा है। बड़ा क्या, तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर अतुल गुप्ता है। सर जो है वो प्राकृतिक खेती पर बात करते हैं। सर गाय की इंपॉर्टेंस हमेशा हम लिखते हैं, हम बोलते आए, हमसे तो निबंध लिखवाया जाता था भैया कि गाय हमारी माता है ना। तो ये रियलिटी में बताएंगे कि क्यों गाय हमारी माता है, गाय से हमें क्या क्या मिलता है। और सुनिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो कैंसर का मुद्दा होगा। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि कैंसर एक आम बात सी हो गई है आजकल। तो आइए डॉक्टर अतुल गुप्ता जी से थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इन सब से कैसे निपटान पाया जा सकता है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब प्राकृतिक खेती सब सुनते हैं, और सुनिए आज मैं सर से आपको इस पर भी बात करवाऊंगी कि सर देखिए ना, कैसे फिजिशियन सब बोलते रहते हैं, है ना, उन पर भी सब चर्चा करते हैं। भारत का जो खुद का डॉक्टर है, असल डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक, उसको लोग भूलते जा, लोग जानते ही नहीं आयुर्वेद क्या है। मैं तो आपको बताऊं, अपनी ही बात बताऊं, मेरी मम्मी तो कहते कुछ नहीं है जीवन में। मैंने सर को बताया हुआ है ये बात कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, जाओ और सही डॉक्टर को दिखाओ, तुम लोग ये लंबा खींच देते हैं बात को। तो सर एक बार बताइए कि आयुर्वेद क्या है सबसे पहले, और उसके बाद मैंने जो 3 बातें बोली हैं, सबसे पहले कैंसर से शुरुआत कीजिएगा सर, बात कीजिए सर। नमस्कार सोनिया जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और आपने विषय बहुत बड़ा लिया है कि आयुर्वेद और आयुर्वेद के प्रति लोगों का भरोसा। इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य व जो भी जिनके 2 हाथ और 2 पैर हैं, उस जाति के लोगों को क्या प्लास्टिक से बनाया गया है, क्या सिंथेटिक बनाया गया है, क्या उनको किसी मैन मेड प्रॉपर्टी ने बनाया है? उसको कैसे डेवलप हुआ वो? यदि वो प्रकृति ने बनाया, एक छोटा सा बच्चा जब एक एक हमारे एक बैक्टीरिया से पैदा होकर के जीवाणुओं से पैदा होकर के एक 6 फीट का बनता है, और 18 साल के बाद में वो कभी भी उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। क्या आप एलोपैथी की या अन्य विश्व में जितने भी प्रकार के विषय चल रहे हैं उनसे क्या वो 18 साल से पहले क्या उसकी हाइट को कंट्रोल में किया जा सकता है? क्या बिना जीवाणुओं के मानव शरीर के अंदर ही जीव की उत्पत्ति हो सकती है? यदि नहीं हो सकती है तो मुझे एक बात बताइए, महर्षि आचार्य चरक ने आज से 5000 वर्ष पूर्व चरक संहिता लिखी, उसमें क्या बताया कि कौन सा पौधा, अश्वगंधा का पौधा और उसके अंदर उसकी जड़ें, उसके जड़ का पाउडर किस समय उपयोग लेना चाहिए जिससे कि मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता प्रकट होती है। आप एक बात बताइए कि आप काली मिर्च को जानते हैं? तो काली मिर्च आपकी आंखों की तरह, आपकी आंखों में जो काले रंग का है जो गोल साइन, वो काली मिर्च की तरह क्यों है? आपने कभी सोचा इस पर? आपने कभी ये सोचा कि आप आंवला खाते हैं, आंवला जैसे ही तुरंत आंवला खाते हैं आपके पेट के अंदर राहत क्यों पहुंच जाती है? ये उसके गुण है सर, ये उसके गुण है। और वो गुण क्यों बने? वो इसलिए बने कि जो भी इस प्रकृति के अंदर रहेगा उसको स्वस्थ रहना है, उसको आनंदित रहना है। तो प्रकृति में यदि ईश्वर ने बीमारियां दी तो उनका सॉल्यूशन भी प्रकृति ने ही दिया, लेकिन मानव जाति के अंदर लोगों के स्वार्थ इतने ज्यादा बढ़ गए कि जो प्रकृति है उसको लेने की जगह हम इजी टू ईट वाली प्रॉपर्टीज को लेकर के अपने शरीर का विनाश के रास्ते पे ले जाना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने अभी कहा कि आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है मानव शरीर की रक्षा का सूत्र बंधन। और आपको बताता हूं, आयुर्वेद कोई पैथी नहीं है, आयुर्वेद कोई दवा नहीं है,
आयुर्वेद है जीवन जीने की कला। आयुर्वेद में कभी भी किसी ने नहीं कहा, किसी भी आचार्य ने नहीं कहा, किसी भी वेदों के रक्षक ने नहीं कहा, किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप दवा लीजिए। क्लासिकल मेडिसिन हमेशा बीमारियों के बढ़ने के बाद दी जाती हैं। हम तो आयुर्वेद में हमेशा ये कहते हैं कि आप ऐसी चीजों का उपयोग अपने रसोई के माध्यम से करिए, अपने भोजन के माध्यम से करिए कि आप बीमारी ना हो। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम दिन और रात चाय पीते हैं। चाय आप बताइए कि 50 साल से, जब से अंग्रेज इस देश में आए हैं, क्या अंग्रेजों से पहले भारत के लोग चाय पीते थे? सुबह उठेंगे हम, सुबह उठते ही चाय, कोई आया तो चाय, कोई गया तो चाय, दिन भर चाय चाय चाय। जैसे सिगरेट का विज्ञापन आता है ना कि साहब जहर है, कार्बन जम गया है, रडार काले काले रंग का दिखाते हैं, उसी तरह से आपके शरीर में और यहाँ से लेकर के जो 12 फीट की जो आपकी आंतें होती हैं, ये पूरी तरह से गंदगी से भरी हुई है। अच्छा भोजन खाएंगे तो वो कैसे क्लियर होगा? सुनिए, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा एक बात, क्योंकि हमारे दर्शक फिर तो देखेंगे नहीं, जा रहे हैं हम लोग तो देखना ही नहीं है। चाय के ऊपर कोई सुनना नहीं चाहता। और भाई साहब राजस्थान तो आदमी चाय के अलावा कहीं दिखा ही नहीं। मेरी मम्मी कहती है, कितने लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जीवन में रोटी नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, पर चाय नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे उम्र कम हो जाए पर चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। तो सर माफ कीजिएगा, चाय तो मैं आपकी बात का बहुत सुंदर से आपकी माताजी को ही दे रहा हूँ मैं प्रति ये जो उत्तर है आपकी माताजी को ही। ये सर राजस्थान की हर माताजी को दीजिए, क्योंकि सबको बड़ी पसंद। राजस्थान में 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर है इस समय। 8 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को कैंसर है इस समय। जो अगले आपको 2030 तक का रेशो जो WHO कह रहा है वो 4 में से 1 पे रह जाएगा। 2050 तक प्रत्येक व्यक्ति को कैंसर होने की प्रचुर संभावनाएं हैं। WHO ने एक बात और कही, WHO और भारत का जो स्वास्थ्य विभाग है, इन दोनों की कंपोजिशन रिपोर्ट के अध्ययन के आधार पर यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं जो कि अच्छा खाना नहीं खाने से या लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं जीने से उनके शरीर में कैंसर सेल धीरे धीरे मजबूती किया यानी कि एक स्थान ले रहे हैं। तो चाय भी क्या कैंसर का कारण हो सकता है? चाय शरीर में, देखिए एक बात समझिए कि हमारे शरीर को आयुर्वेद या दुनिया के किसी भी तरीके से 3 भागों में बांटा गया है, वात, पित्त और कफ। यदि आपके शरीर में चाय पीने से कफ बढ़ रहा है या आपके शरीर में एलर्जी का लेवल बढ़ रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है कि जो आप फूड ले रहे हो, जो इनटेक कर रहे हो, उस इनटेक में ये कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाता है। शरीर के अंदर जो हमारे एसिडिक पानी वाटर जो हमारे शरीर में 70% है, उस एसिडिक वाटर को हीट करता है, गर्म करता है और हमारे शरीर में एलर्जी होती है। मैंने अभी पहला उदाहरण दिया आपके मंच पर कि 8 में से 1 व्यक्ति को कैंसर है। दूसरा उदाहरण फिर देता हूं मैं कि 100 में से 60% लोगों को लंग की एलर्जी की प्रॉब्लम है। इस राजस्थान की ही बात कर लें, भारत की छोड़ दीजिए आप, यानी कि 10 में से 6 व्यक्तियों को सुबह सुबह सर्दी लगती है, सुबह सुबह खांसी आती है, सुबह सुबह बलगम निकलता है, सुबह सुबह कफ निकलता है। काफी लोग होते हैं, काफी है। कफ निकलता है। अब जैसी सर्दी आएगी, आप देख रहे हैं जिस तरह से सर्दी आएगी, लोगों की ये प्रॉब्लम जो है 100 में से 80 हो जाएगी। ये आपका इंटरव्यू बड़ा लंबा चल जाएगा, आपका जो ये पॉडकास्ट है बहुत लंबा, ये विषय बहुत गंभीर है। आपका विषय यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद क्या है। पहले तो यही जानना बड़ा मुश्किल है। अभी भारत के लोग क्या ये जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद को जो जानते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा, जो नहीं जानते उनकी संख्या 99.99 है। सही कह रहे हैं सर, भूल गए लोग आयुर्वेद क्या होता है। मैं भी भूल ही गए। एक छोटी सी पत्ती होती है जिसका नाम है तुलसी। ठीक है सब। तुलसी दुनिया का बेस्ट इम्यूनिटी पावर है, बेस्ट इम्यूनिटी पावर। जब हम सुबह सुबह सनातन धर्म की
जब रियल में हम सनातनी थे। अभी हम सनातनी नहीं है, हम झूठे सनातनी हैं। हम सिर्फ झूठ बोलते हैं कि वी आर इन्वॉल्व इन टू द सनातन धर्मा। ठीक है, क्योंकि धर्म और कर्म दोनों एक महत्वपूर्ण विषय होते हैं। केवल बोलने से तो होता है धर्म और उसको पालन करने से होता है कर्म। हम सुबह सुबह पूजा अर्चन, ठाकुर जी का सेवा या सब कुछ करते थे। उसके बाद में हमारे घर के चौक में तुलसी माता होती थी। हम रोज डेली तुलसी को अर्घ चढ़ाते थे, सूर्य को अर्घ चढ़ाते थे। फिर एक तुलसी पत्ता लेते थे, उसको पानी जो चंदामत के साथ में उसको निगलते थे। वो क्या था? वो एक बहुत बड़ा विज्ञान था। उसके एक पत्ते रोज मात्र का निगलने मात्र से शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं उन रोगों को उनको हटाना व शरीर को शक्ति देने का काम करती थी तुलसी। आपको रोज चंदामत आप एक 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 मतलब एक प्रसाद की तरह आप पा रहे थे और आपके रोग खत्म हो रहे थे। लेकिन कभी इन विषयों पर आज हम, मुझे नहीं लगता, मेरे मानना है कि हम तुलसी के पेड़ भी होंगे हमारे घरों में या तुलसी के एक पत्ते का हम सेवन भी करते होंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ तुलसी की बड़ी महत्वता। तुलसी की चाय, एक पार्टी है हिंदुस्तान में जो इजराइल से आई, साहब इजराइल से आकर के लखनऊ में उसने तुलसी की खेती कराई। तुलसी खेती के बाद में तुलसी ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से एक ब्रांड बनाया। आज 800 करोड़ रुपए की तुलसी की चाय वो हिंदुस्तान में बेच रही है, इजराइल से आकर के। वो व्यक्ति इजराइल से आके और लोगों को क्या बता रहे हैं? वो तुलसी की चाय पीने से ये लाभ होते हैं। तुलसी, अदरक, सौंठ, इस प्रकार की चीज। तो जब इजराइल का आदमी तुलसी को यहाँ उगा करके तुलसी को 800 करोड़ की बेच रहा है, और भारत के लोग क्या कहते हैं? अब वही लोग दादी अम्मा और ये सब के सब को छोड़ दे, लेकिन चाय कौन छूटे? चाय सब छूट जाओ पर चाय कौन छूटे भाई साहब। अब चाय नहीं छूटती तो उनका हाल क्या होता है कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उनके जो है जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर जो आप बोल रहे हैं। मैं आपको और देखिए, हम एक सार्वजनिक मंच पे बैठे हुए हैं, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बोलता हूँ। आज हम दो जातियां हैं। वैसे तो आप तो राजनीति में अनेकों जातियों से संपर्क में हैं, लेकिन मेरी नजर में दो जाति हैं। एक जाति है महिला, एक जाति है पुरुष। बस इस संसार में दो ही प्रकार की जातियां हैं, इसके अलावा कोई जातिवाद नहीं है। लेकिन आपको मालूम है आज 49% राजस्थान की 49% महिलाओं में से 80% महिलाओं को ओवरी की समस्या है। मतलब मल्टी डिजीज। उनको 45 साल की उम्र में आते आते यदि उन्होंने 2 बच्चों का जीवन उनके द्वारा यदि निकाल दिया गया है, 2 जर्मिनेशन हो चुके हैं, तो उसका शरीर नष्ट हो चुका है महिला का, क्योंकि उसको कुछ ऐसा मिला ही नहीं। शरीर खराब है। क्यों ऐसी स्थिति है? आप भी तो जानती हैं, आप एक लड़की हैं, आपने भी तो माताओं को देखा है, आप उनके बारे में जानती होंगी कि वो कैसे पीड़ित रहती हैं। और ये सब बताने की बात नहीं है, वो हर जो व्यक्ति सुन रहा है उसको ये बात पता है। लेकिन वो 10,000 20,000 किसी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जाकर के सॉल्यूशन क्या है कि भाई अपने शरीर के इंस्ट्रूमेंट को निकाल दो। लेकिन ये क्या मतलब हुआ? तो आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप अपने शरीर में से फलानी चीज निकाल दो। आयुर्वेद ये कहता है आपको कि आप खान पान इस तरीके से करो कि वो सब चीजें यदि खराब हुई हैं तो सही हो जाए। यदि आपके पास कैंसर है तो कैंसर का इलाज हो जाए। आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है। आप भारत के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कैसे भूल जाते हैं मुझे नहीं पता। मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमारे आचार्य ऋषि मुनि जो 100 200 500 1000 साल पहले जो रियल में गुरुकुल चलाते थे, रियल में ऋषि थे, उन्होंने क्यों नहीं बताया कि गाय के गौमूत्र के अंदर इतनी ज्यादा मतलब शक्ति होती है जिससे कि कैंसर जैसे सेल्स को भी नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मानव जीवन की शारीरिक नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए 1 चम्मच गौमूत्र बहुत होता है शरीर के अंदर।
पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं बताया, या इस पूरे 200 साल 700 साल के अंग्रेजों मुगल कालीन व्यवस्था में, या 200 साल के अंग्रेज कालीन व्यवस्था में, या ये 50 साल 70 साल के ये विदेशी आक्रांताओं और मार्केटिंग की व्यवस्था में, क्योंकि हम मार्केटिंग के जीवन जी रहे हैं। सही कहते हैं सर। हम मार्केटिंग का जीवन, हम प्रोडक्ट बेचने का जीवन जी रहे हैं, यानी खरीदने का जीवन जी रहे हैं। हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम उपभोक्ता हैं ओनली। जी जी। क्योंकि आपके पास में जो था वो तो कभी आप यूज ही नहीं करते। आपके पास गाय थी तो आपने गाय का दूध पीना बंद किया, भैंस ले आए। आपके पास गोबर था तो आपने घर को लीपना बंद कर दिया, आपने टाइल्स ले आए, वही विदेशी। आपके पास में घी था तो घी बंद कर दिया आपने, घी की जगह आप इंडोनेशिया से क्रीम ले आए 500 रुपए किलो की। इसके चीज खाने लग गए, बटर खाने लग गए, आप घी को छोड़ चुके। आपने ब्रेड ले आए जो कि सड़ा हुआ जो है मैदा खाने लग गए। सुबह का ब्रेकफास्ट पराठे छोड़ दिए आपने, आलू के पराठे या पराठे छोड़ दिए आपने। आपने छाछ की जगह जो है रियल जूस को अपना लिया, रियल पैकेट में आता है। आप फ्रूट की जगह तो क्या कैप्सूल खाने लग गए, जो है मल्टीविटामिन कैप्सूल्स के, भाई इसकी पूर्ति ये करे। आपने रियलिटी को ही गायब कर दी। बिल्कुल सही। आप रोटी खाते हो, आपको मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताता हूँ। हाँ प्लीज। और आपको बिलीव नहीं होगा कि कितना खतरनाक हम भारत के सामने कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, फूड सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं, उनको समझना चाहिए कि भारत में सबसे जरूरी वस्तु है पेट को पालने के लिए, जिसको बोलते हैं आटा। अन्न। आटा। आटा। हाँ। पहले हम लोग मंडी से या फिर शॉपकीपर से गेहूं लेते थे, गेहूं को साफ करते थे, गेहूं को साफ करके हम पिसवाते थे। अभी मैंने इस पर गहराई से अध्ययन किया कि बाजार में जो आटा मिलता है वो बहुत बिकने लग गया है और गेहूं कम बिकने लग गया। लोग वक्त साफ करके और पीसते नहीं है, खरीदते हैं। तो मैंने 10-20 फैक्ट्रियों में वो किया, कहा कि मुझे आटा खरीदना है बल्क में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पता है वो क्या कह रहे कि आपको कितने रुपए का भाव चाहिए? तो मैंने कहा जी इस भाव में कर दो। ठीक है, तो हम 20% मॉइस्चर कर देंगे। यानी कि हम जो आटा बाजार में सस्ता खा रहे हैं तो वो आटा कैसा है, उसमें पानी डला हुआ है, मतलब वो पेट में उसकी रोटी जाएंगी तो रोटी पड़ी रहेगी, वो डिजास्टर नहीं होगी, उसका ब्लास्ट होगा। अरे हाँ, आप नेचुरल चीज, मतलब आटा यानी कि पिसा हुआ सूखा आटा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर डाल रहे हैं। इसके अलावा एक और काम चल रहा है, उसमें ईलिया नहीं पड़े तो तमाम प्रकार की गैस डाल रहे हैं। अब आप सोचिए जो लोग आटा खा रहे हैं वो लोग अपने ऊपर, मैं क्या शब्द बोलूं आपको, मेरे पास शब्द सिर्फ इतना सा है कि वो कैंसर को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं कि आप मित्र बना दिया है। सुनिए सर की बात से बस आपको एक चीज जरूर बोलूं कि जीवन में कुछ भी कीजिए पर आटा दुकानदार के पास जाकर खरीदिए नहीं। वो जो आटा आप खरीदते हैं वो बहुत गलत है सर के अकॉर्डिंग। और बिल्कुल सही सर, आप तो गेहूं भी लोगों को मना होने लग गया है, आप तो खुद कर देते हैं मना गेहूं। मैं मना कर रहा हूँ गेहूं को, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप कैसे किस किस तरीके से शोषित हो रहे हैं। जी सर। आज आप बात करें आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद क्या कहता था? 47 प्रकार के, एक पहले आपकी दादी से दादी के ऊपर वाली दादी, काली मिर्च, मतलब उनकी मसालदानी में 47 या 45 प्रकार के मसाले होते थे। जी हाँ, और आज की माताओं के पास मसाले कितने? 5 और 6। मतलब वो किसको जानती है? हल्दी क्यों है, हल्दी क्यों खाती है? रंग आता है साहब इसलिए हल्दी खाती है। सही कह रहे हैं। धनिया क्यों डालते हैं? धनिया स्वाद आता है साहब, इसलिए धनिया डालते हैं। मिर्ची क्यों डालते हैं? तीखापन आता है साहब, इसलिए डालते। नमक क्यों डालते हैं? नमक का स्वाद आता है, इसलिए डालते हैं, है ना। अब ये 4-5, जीरा क्यों डालते हैं? छौंक लगाते हैं, जबकि ये नहीं पता कि जीरा शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, ये ताकत देने वाला वस्तु है जीरा। आपका धनिया, जो हल्दी है, हल्दी शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब आप सोचिए
कि हम खटाई खटाई का उपयोग करते हैं, खटाई की जगह हम आंवला पाउडर उपयोग करना चाहिए, काली मिर्च उपयोग करनी चाहिए, लौंग उपयोग करनी चाहिए, तमाम प्रकार की औषधियां हैं जो कि जी सब औषधि हैं। पर सर एक बात बताइए, ये बात तो आपने बोली रियल जिंदगी जो आप रोजमर्रा जो जिंदगी में जी रहे हैं और कितनी गलतियां कर रहे हैं वो आपसे आपने सर से सुना। पर एक बात बताइए सर, जो कैंसर है उसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं उपाय, वो तो सर बचपन से अगर आदमी गोमूत्र पीता जा रहा है तो जीवन में उसे कैंसर नहीं होगा, पर अब हो गया है तो फिर क्या करे? अच्छा देखिए अब मैं आपको इस विषय पे बात करता हूँ कि कैंसर हो गया है तो सबसे पहले आदमी को लगता है ओहो मेरी जिंदगी लुट गई, खत्म है, खत्म है। हाँ। आड़ोसी भी ये कहेगा खत्म, पड़ोसी भी कहेगा खत्म, पैसों की व्यवस्था करो, इनको दिल्ली लेके जाना है, इनको मुंबई में लेके जाना है, उस बाबा जी के पास झाड़ा दिलवाने लेके जाना है, उसके पास लेके जाना है, इसके पास लेके जाना है, मतलब टेंशन बहुत सारे। सबसे पहले बुआ, चाची, बेटा और सारे रोने लगेंगे। उस व्यक्ति का मोरल डाउन, जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ है, और वो एक गणेश जी की मूर्ति की तरह वो वहां बैठ गया और सारे लोग जो है उसके सामने दुखों का रोने लगेंगे। पहला पॉइंट तो ये है आज की तारीख में, ये रियलिटी है सर। मतलब डे वन से बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई सीधे सीधे चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले ही यदि उल्टे सिलटे चल रहे हो तो दिक्कत तो आनी है। नंबर एक। नंबर दो पे लीजिए, अब यदि हो गया है तो पहला काम है अपन क्या क्या गलती कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठिए, सुबह उठ करके स्नान ध्यान पूरा करिए, सूर्य को नमस्कार करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद सबसे पहला काम है आपको अपने शरीर का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करिए। अब कैंसर वाला व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता ना कि मुझे उस मीटिंग में जाना है, उस मीटिंग में जाना है, ये काम करना है, पैसा कमाना है, ये तो नहीं बोलेगा ना वो। या मेरे को तो कारोबार करना है इसलिए मैं कुछ नहीं, उसका तो कैंसर आइडेंटिफाई यानी कि उसकी फाइल क्लोज। अब उसका काम ये होना चाहिए कि सुबह सूर्य नमस्कार करे, सूर्य नमस्कार के कम से कम 21 और उससे धीरे धीरे वो सूर्य नमस्कार ज्यादा ज्यादा, जिससे कि उसकी शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, हल्का हो जाए, लाइट हो जाए, बिल्कुल अपने शरीर को जो कड़कनेस है उसकी खत्म हो जाए। नंबर एक। लेकिन हमारे देश में करते क्या है, सबसे पहले महावीर कैंसर जाएंगे, महावीर या महात्मा गांधी या मुंबई हॉस्पिटल जाएंगे और वहां पर जितने पैसे हैं वो काउंटर पर जमा कराएंगे और रेडियोथेरेपी कोई यहाँ करा लेगा, कोई यहाँ करा लेगा, कोई यहाँ करा लेगा, कोई जहां भी कराएगा। दूसरा, भोजन नियंत्रण, भोजन पर कंट्रोल करे, अपने आप को मनोबल को बढ़ाए, क्योंकि दुनिया में हर रोग का इलाज होता है मनोबल से, मन के बल से, लेकिन ऐसा नहीं करते। तीसरा, एक हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कैंसर का पीड़ित का मनोबल टूटने के साथ साथ में विश्वास को भी नष्ट कर देते हैं। 100 डॉक्टर बन जाते हैं। ये बात तो रियलिटी है। आप आयुर्वेद को मानती हैं, अब यदि आपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट लिया, आपके घर वाले, पड़ोसी, आपने जिनसे बात करी, वो सबसे पहले क्या करेंगे, अरे इनसे कुछ नहीं होने जाना, ये तो सब ऐसे ही है, फालतू हैं, आप तो एलोपैथी कर लो नहीं तो आपका मामला खराब हो जाएगा। जबकि वो डॉक्टर साहब से पूछो कि उन डॉक्टर साहब के पास में क्या व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है इस चीज का। यानी सलाहकार डॉक्टर बहुत सारे हैं, सही सलाह नहीं देते। अजी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इतने ढोंग विद्या चल रही है कि फला जगह चिमटा लगा दो, ये इनका जॉइंट पेन की प्रॉब्लम सॉल्व, और उठ करके आदमी चला देंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखा था कि उसको हाथ लगाया, ये किया, वो किया, तो वो चलने लग गया। ऐसी वीडियो चल रही है। अंधविश्वास। कैंसर लाइफ का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में यदि आपको अनवांटेड गांठ हो रही है तो वो आपके शरीर के अंदर है, और वो पैदा कहाँ हुई है, शरीर के अंदर हुई है। वो सेल्स कहाँ पर थे, शरीर के अंदर थे, तो उनको नष्ट भी शरीर कर सकता है यदि कोई भी गांठ होती है। अब आपको छोटी सी उदाहरण, ये मेरे ये यहाँ पर आंख के ऊपर ये हो रहा है, अभी आप इसको मस्सा कह रहे हो, मस्सा, हाँ, है ना, बहुत सारे लोगों को होगा, हाँ। है ना, मस्सा कह रहे हो। अभी मेरा शरीर का खान पान डिस्टर्ब कर देता हूं मैं, यही मस्सा 2 साल 5 साल बाद एक बड़ी गांठ बन गया,
और बड़ी गांठ बनने के बाद में इसके अंदर जो नेगेटिव चीजें होंगी वो शरीर के अंदर ही तो जाएंगी, तो वो उसने अंदर भी बना दिया, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे हम कि ये कैंसर हो गया, ये कैंसर ही तो बोलेंगे इसको, कैंसर, गांठ ही तो कैंसर होती है, गांठ ही तो कैंसर होती है। अब आपने ध्यान नहीं रखा, डे 1 पे ध्यान नहीं रखा, डे 1 पे उसको जो आपको तरीका अपनाना चाहिए वो नहीं अपनाया, तो वो प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को जलाओ, अपने शरीर को हीट दो, अपने शरीर को हीट देने के बाद जो आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया एक्टिवेट हैं वो बैक्टीरिया ही मर जाए। हमारे सारे देश को, आपको मैं कहूंगा कि आपको एक जीवाणुओं के ऊपर समझाना चाहिए। लोग है ना शरीर को समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर का जो निर्माण होता है वो जीवाणुओं से होता है, जीवाणुओं से जीव बनते हैं। सबसे पहले कभी भी ये फुंसी नहीं हो सकती, उससे पहले उसका निशान तैयार होता है। अच्छा, ये पिंपल देखिए मेरे को तो आया हुआ भी है, पिंपल निकलने से पहले आपको पहले महसूस होगा, हाँ, आपको महसूस होगा पहले। आप डे 1 पे यदि उसकी सुरक्षा करते हैं, यदि यही इस समय एलोवेरा अपने फेस पर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यदि आप लगा लें, आप थोड़ा दोनों हाथों से जो है मसाज करें, तो आपका चेहरा भी चमकता और ज्यादा रोशनी बढ़ती, आपका तेजस्व बढ़ता। और ये आप अपने बालों के ऊपर भी एलोवेरा लगाएं, कुछ छाया दें, उसमें धूप की छाया दें, तो आपके बाल भी और सुंदर होंगे। लेकिन आपका जवाब यदि ये है कि मेरे पास समय नहीं है, तो अब सुरक्षा तो समय ही कर सकता है ना, व्यक्ति कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही। हमारे पास ज्यादातर, आप और बताता हूं क्यों महिलाओं को कैंसर बढ़ रहा है। लिपस्टिक, क्रीम, SLS, SLE, इसमें जहरीले वो होते हैं जो आपके रोड बनती है ना, जिससे तारकोल बोलते हैं, कारपोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्रीम में और इन सब में डाला जाता है, शैम्पू में डाला जाता है। अब क्या आप जितने पैक्ड आइटम है उनमें जहर के अलावा कुछ भी नहीं। ये तो आपने बहुत खतरनाक बात बता दी है सर। भारत के प्रधानमंत्री जी अभी इंडस्ट्रीज के ऊपर जोर दे रहे हैं। चाइना जो है सबसे बड़ी मार्केट है, कोरिया जो है हेल्थ कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा मार्केट है, इंडिया क्यों नहीं है सब मार्केट? हम लोग इतना बाइंग कर रहे हैं, इतनी बाइंग कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद है। हर कोई व्यक्ति लिमिट से भी ज्यादा 100 गुना तक कर्जे में है, जबकि नीम यहाँ पर या तुलसी यहाँ पर, जमीन यहाँ पर, सारी चीज यहाँ पर, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिल्कुल जीरो हैं। हमारा आयुर्वेद क्यों घट रहा है? आयुर्वेद की शिक्षा सिर्फ वो डॉक्टर जानता है, और डॉक्टर कभी पढ़ता नहीं है, तो डॉक्टर को आयुर्वेद कहां से आएगी? जो बेचना, वो डॉक्टर सिर्फ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं है। यदि राजस्थान में आयुर्वेद को समझने, पढ़ने और जीने वाले लोग हों, तो वो पूरे प्रदेश को आयुर्वेद में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके एलोपैथी वाले क्यों कर रहे हैं? एलोपैथी वाले ने वहां से प्रोटोकॉल आ गया कि ये इन चीजों में लगता है, लेकिन वो लैपटॉप पे दिखाएंगे, सुंदर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो वो प्रेजेंटेशन में डॉक्टर इंप्रेस हो जाता है और उसको कमीशन मिलता है 20%, 40%, तो वो एलोपैथी बेचता है। कभी आपने सोचा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की दुकानें में कितना मार्जिन है? 50%, 70% मार्जिन पे काम करते हैं, इसीलिए एलोपैथी बिकती है। आयुर्वेद में क्यों नहीं बेचते? क्योंकि मार्केटिंग करना नहीं आ रहा। सर आयुर्वेदिक बुरा नहीं मानिए, एलोपैथी सस्ता भी तो है आपके उससे। ऐसा है, आप सुनिए, वो सस्ता, आपको लग रहा है सस्ता है, वो इतना भयंकर साइड इफेक्ट है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। साइड इफेक्ट तो है, पर गरीब गरीब कैसे आपके पास आएगा? गरीब, आपने मेरी भाव को नहीं लिया। गरीब को आने के लिए मैंने कहा कि भारत की सरकार को, राजस्थान की सरकार को डॉक्टर जो हैं उनको नॉलेज प्रोवाइडर बनाना चाहिए, ना कि सेल्समैन। या आपको जरूरी थोड़ी है दवाई खाओ आप, मैं आपसे कह रहा हूं तुलसी खाओ, नीम के पत्ते खाओ, आप ही हो। आपसे मैं 4 आइटम बताता हूं, आप कुछ दवाई मत लीजिए, समय पे वो खा लीजिए, पत्ते के रूप में, जड़ के रूप में खा लीजिए। आप सही हो जाओगे। लग रहे हैं पैसे तो आप खर्च कर रहे हो,
अज्ञानता ही विनाश का सबसे पहला रास्ता है। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जो भारत की संपत्ति है, भारत की अस्मिता है, भारत की ताकत है, भारत की आत्मा है जिसका नाम गाय है, उस गाय को छोड़ दिया। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार आयुर्वेद है, आयुर्वेद को छोड़ दिया। हमारे जीवन का सबसे प्रेमी व्यक्ति होता है माँ। हम माँ से कितना प्यार करते हैं, रियली में नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि माँ से मतलब होता है तो मम्मी, आपको कष्ट है तो मम्मी को याद करेंगे, और मम्मी को जरूरत है तो कभी आप उससे कहेंगे मैं अभी बिजी हूं, शूट कर रही हूं। हाँ या ना? तो ये है, हम अपनी चीजों को बहुत खत्म कर चुके हैं। हमारे अंदर एक ही चीज था भारत के अंदर, इमोशनल होना। हम भारत के लोग एक दूसरे से भावना से जुड़े हुए थे। अब हम विदेशी हो गए। चाइना से हम 68% यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना जैसा देश। और चाइना में यूरिया बनता किससे? मानव मल से बनता है। मानव मल, मल क्या हुआ? मनुष्य की सोच के अनुसार भोजन करा और उसने मल निकाला, उस मल से यूरिया बन रहा है। यानी चाइनीज लोगों के शरीर की सोच का यूरिया हम अपने खेतों में डाल रहे हैं। उसका परिणाम है कि आप 1 इंच जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस धरती पर विवाद का कारण भूमि और जर जोरू जमीन, 3 प्रकार की चीजें ही चल रही। और ये कितने साल पहले कह दिया था, और आज उसको आप प्रकट करके देख लीजिए। बिल्कुल सर, अंत में मैं आपसे वही सुनना चाहती हूँ कि आप प्राकृतिक खेती की इतनी बात करते रहते हैं, कि क्या है प्राकृतिक खेती? एक बार जरा लोगों को तक पहुंचाइए। मैं फिर बताता हूँ। जीवाणु, जैसे गाय होती है, गाय में 300 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं गोबर के अंदर, गाय के गोबर में। और गाय के गोबर में 1400 कंपाउंड पाए जाते हैं। अब एक साधारण तरीके से समझाता हूं मैं, कि किसान खेती करता है, खेती करने के लिए वो यूरिया बाजार से खरीद के लाता है। उस यूरिया को खरीदने का कारण ये होता है कि उस कट्टे पे लिखा रहता है 47% या 46% यूरिया उस कट्टे में अवेलेबल है। अब मैं कभी कभी ये बात समझ नहीं पाता कि उस यूरिया में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का मूल सूत्र है हवा। हवा के अंदर 25%, 22% जो है वो ऑक्सीजन होती है, जिसको हम ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। 78% नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन के बैक्टीरिया हवा में से निकाल के पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। जड़ों, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूरिया, डीएपी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर व केमिकल यूज कर रहे हैं। और यूरिया डालने के लिए, यूरिया नाइट्रोजन डालने के लिए हम नाइट्रोजन खरीद रहे हैं। कितना बड़ा विचित्र वातावरण है। यूरिया, नाइट्रोजन के लिए यूरिया खरीद रहे हैं, और जो बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से भूमि के अंदर है उसको मारने के लिए केमिकल भूमि में डाल रहे हैं। पहला सत्य तो ये समझना पड़ेगा। नंबर दूसरा सत्य ये है कि प्राकृतिक कृषि क्या है? प्राकृतिक कृषि है जिसमें कुछ नहीं डालना। गाय के गोबर, गौमूत्र व पर्यावरण में जितनी भी चीजें उससे उगना। क्या आपको बताइए 200 साल पहले क्या खेती नहीं होती थी? 1100 साल पहले पहली बार भारत में हड़प्पा संस्कृति आई, जिसका उद्देश्य था बार्टर सिस्टम। तुम मुझसे गेहूं लो, मैं तुमको कपड़ा देता हूं। तो यानी कि पहले यही हुआ करता था। पहले यही होता था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खेती होती थी। अब आप क्या कह रहे हो कि साहब लैंड एरिया हमारा बढ़ गया, इसलिए खेती के जो है प्राकृतिक नहीं हो सकती। तो भैया एक बात बताओ कि आपका लैंड एरिया बढ़ गया तो आपके पास ट्रैक्टर भी आ गया और भी संसाधन आ गए, तो आप यूरिया की जगह आप गाय के गोबर और गोबर से बनी हुई चीजों क्यों नहीं खाते? उपयोग क्यों नहीं करते? नहीं, क्या है, उनके लिए गाय केवल दूध का सब्जेक्ट है, प्राकृतिक कृषि शुद्धता का सब्जेक्ट है। प्राकृतिक कृषि के उत्पाद खाओगे तो यूरिया, डीएपी के केमिकल नहीं खाओगे, यानी कि आपके शरीर में जो रहेगा वो पूरी तरह से शुद्ध चीज रहेगी, यानी कि आपके शरीर में जो जाएगा उससे कैंसर नहीं होगी।
यानी कि आप किसान हो और प्राकृतिक कृषि करते हो तो आपका जो उत्पादन है वो डबल भाव में बिकेगा। अब आप किसान के नाते एक प्रश्न कर सकते हो कि वो कौन खरीदेगा। तो प्राकृतिक कृषि भारत सरकार का एक बिल है जो 2024 में पास कर दिया गया सरकार के द्वारा, और उस बिल में 10,000 करोड़ रुपए केवल मार्केटिंग पे और प्रमोशन पे खर्च हो रहे हैं। हर जगह पर इसके सेंटर खुल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति, अभी राजस्थान में 6 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया है प्राकृतिक खेती के लिए, उन सबके उत्पादों को बिक्री कराने के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार कटिबद्ध है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं जो कि उत्पाद को खरीदना चाहते हैं, मार्केटिंग में ट्रेडिंग वाले, ब्रांड वाले, बहुत सारे लोग हैं। आपको प्रयास करने चाहिए, लोगों को जैविक खेती करनी चाहिए, लोगों को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। आज आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल है, राज्यपाल पहले कभी भी सभाएं नहीं करते फिरते थे, अब राजस्थान भारत के राज्यपाल हैं गुजरात के, वो लोगों के लिए मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य यह है कि हम तो चले जाएंगे इस संसार से, अगली पीढ़ी कंप्यूटर के सामने, पता है आज ये हालात है, आपको बताता हूं कि इतना शरीर, बच्चा जो आने वाला बच्चा ऐसा हो गया है कि लेट करके ही कंप्यूटर देखता है, लेट करके ही खाना खाता है और लेट करके सब कुछ कर रहा है। उसकी शरीर की क्या हालत हुई होगी, क्या हालत हो रही होगी। आपके बाहर कंप्यूटर लगे हुए हैं इतने सारे, ये दिन और रात यदि कंप्यूटर पर रहेंगे तो इनका दिमाग कैसा बन जाएगा। सोचो, कंप्यूटर के अंदर इनके पास क्या है, सुबह 9 बजे से कंप्यूटर चालू, शाम को कंप्यूटर बंद, और उसके बाद में ये क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, भगवान मालिक है। मेरा ये इस पूरे कार्यक्रम का कंक्लूजन ये है कि प्राकृतिक कृषि और गाय और पर्यावरण और हमें अपने आप के प्रति गंभीर होने के लिए अच्छा शुद्ध आहार भोजन लेने की आवश्यकता है। उसके लिए आप अपने आसपास के किसानों को ये कहें कि आप वो जहर मुक्त खेती करें, गौ आधारित खेती करें और अपने घर पे कम से कम एक गाय का पालन जरूर करें। धन्यवाद। आप इनकी बात से कितना सहमत है मुझे बताइएगा, क्योंकि आज तो हम ऐसा जीवन नहीं जी पाते हैं जैसा सर जी बोल रहे हैं, पर जीना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए आपको एक दूसरे मेंबर जी से मिलवाती हूँ। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के सचिव हैं हमारे साथ, आज इनसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और सुनिए सर से इस चर्चा में हम किस पर मुद्दे पर बात करें, क्योंकि आज हमने एक टॉपिक उठा लिया है भैया, खेती पर हम बात कर रहे हैं। प्राकृतिक जो चीजें होनी चाहिए, जो चीजें आपको यूज करनी चाहिए प्राकृतिक, उन पर हम चर्चा सर से करेंगे। और साथ ही हम गाय के मुद्दे पर सर से चर्चा करेंगे। सर भी प्राकृतिक चीजों को बहुत अपने घर में भी यूज करते हैं, लोगों को सलाह भी देते हैं, क्या बोलेंगे सर? नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। जय 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 गौ माता। आज के समय में आप यदि तुलना करते हैं प्रारंभिक जीवन से, जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, गुरुकुल होते थे, पहले तो यही थे, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले प्रारंभिक पे अपन जाते हैं, फिर आज की उस पे आते हैं। प्रारंभ में जब अपने आदिकाल में, या आदि का बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं, ये 100 वर्ष पहले भी आप जाएंगे ना, 50 से 100 वर्ष पहले, तब भी ये चीजें होती रहती थी। जैसे गुरुकुल होते थे, शिक्षा गुरुकुल में होती थी, वहां पे हमारे जो बच्चे जाते थे गुरुओं के पास, भेजा जाता था उनको वहां पढ़ने के लिए। तो उस शिक्षा में क्या करते थे गुरुजी क्या मतलब, वहां पे जो शिक्षक ही थे वो बेसिकली तो वो रहते थे साधु के वेश में या गुरु के वेश में। उनका एक शहर से या शहर के बाहर एक आश्रम होता था, वहां वो बालक जो जाते थे शिक्षा के लिए, उनको वहीं रखा जाता था। उनको नैतिक शिक्षा दी जाती थी। दिन की जो प्रारंभ था वो किस तरीके से होता था मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों को उठाया जाता था, लगभग 4 बजे बच्चे उठते थे, उनको उठा के भगवान की प्रार्थना की जाती थी। भगवान की स्मरण कराने के बाद में बच्चों को जो भी दूध या कोई भी चीज पानी वानी लेके बच्चे अपने निवृत्त होते थे। निवृत्त होने के बाद और वो वापस आते थे, उनका एक शारीरिक व्यायाम होता था। कैसे?
उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी पहले भोजन की व्यवस्था लकड़ी से होती थी, ज्यादातर जंगल में जाते थे और कुछ जो सूखी लकड़ियां उनको लेके आते थे, लाकर उनसे जो भी वहां माताएं थी, गुरु माताएं या जो भी व्यवस्था वाले लोग थे, वो उन लकड़ियों से भोजन पकाते थे। अल्पाहार सुबह होता था और उससे पहले उनको योग प्रक्रिया कराई जाती थी। आज ऐसा नहीं कि योग आज बाबा रामदेव के आने से शुरू हुआ, जो बहुत आदिकाल से चला, तो उनको वो योग क्रियाएं कराते थे, तो जिससे उनके शारीरिक रूप से वो बलशाली हो जाते थे, मानसिक रूप से भी वो समृद्ध होते थे। उसके बाद उनका दैनिक शिक्षा पढ़ाई जो भी है वो होने के बाद में दोपहर का कार्यक्रम होता था और रात को उनको सोने से पहले दूध या भोजन से पहले जो भी आहार दिया जाता था उसके बाद में वो विश्राम करते थे। ऐसी ये प्रक्रिया थी। आज की प्रक्रिया में क्या है, आज बच्चा उठेगा, बच्चे के उठते ही बच्चे ऐसे नहीं उठेगा स्वाभाविक रूप से, बच्चे की माँ उसको जगाने के लिए बहुत उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उसी में लगी रहती है वो। तो उसके उठने के साथ ही उसको दूध वगैरह जो भी देना है वो लोग कैसे देते हैं, दूध पीता नहीं बच्चा आज का, दूध के लिए भी लालच दिया जाता है, बॉर्नविटा डाला जाता है। पहले क्या खिलाते थे, दलिया खिलाते थे, वो पौष्टिक होता था। अब क्या बॉर्नविटा है, क्या घिस-पिट के बनाई जाती है चीजें, तो उनका एक्चुअली सम्मिश्रण जो होता है ना वो पीसे जाती चीज, मतलब ये चक्की, ऐसा नहीं है कि पहले तो क्या होता था कि पीसे जाती थी चीज, और ये चीज आज के समय में क्या हो रहा है कि वो ग्राइंड की जाती है, तो वो अनाज है या जो भी चीज है उसके कण कट जाते हैं, वो क्रश हो जाता है, तो पौष्टिक चीजें है ही नहीं। और अभी जो बच्चों को दिया जा रहा है, बच्चों को सुबह सुबह ये चीजें से आप देखते हैं उठाते हैं, फिर उनकी दैनिक प्रक्रिया शुरू होती है, फिर वो उसको जल्दीबाजी में नहा धुला के, वो नहाता है नहीं नहाता है ये भी पता नहीं होता है, कई बार तो बिना नहाए भी स्कूल भेज देती है माँ। टिफिन में क्या जाता है उसके, टिफिन में भी वो माँ बच्चे को जो बच्चे की इच्छा होगी उसके हिसाब से, अभी तो काफी कुछ चेंज आया है कि सरकार भी ध्यान दे रही है, उनको भोजन के रूप में पराठा या कुछ ऐसी चीजें जो वो हैं या न्यूट्रिशनल चीजें जैसे अपना स्प्राउट जिसे कहते हैं वो चीजें दी जा रही। अन्यथा पहले क्या था, पहले वो मैगी वैगी जो भी कुछ है वो भर के रख देती, और जितना वेस्टर्न कल्चर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे चल रहे हैं उनका डाइजेशन भी खराब हो रहा है। अभी आप बच्चों को देखेंगे हेल्दी से बच्चे मिलेंगे, फिट बच्चे नहीं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पहले के लोग जो करते थे और आज के लोग जो कर रहे हैं उनमें प्राकृतिक रूप से बहुत परिवर्तन हो चुका है। सोल्यूशन बताइए सर, एंडिंग में ये चाहूंगी कि आप लोगों को सोल्यूशन बता दें एक बार जाते जाते कि क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि हमें प्रकृति के साथ चलना होता है, जो कि डिफिकल्ट है, प्रकृति के साथ में, जैसे कि अन्न का चयन भी ऐसा हो, गेहूं के ऊपर आप निर्भर नहीं रहे, गेहूं पर निर्भर नहीं रहे। गेहूं की स्थिति ये हो गई कि आज हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो यूरिया से पैदा बहुत ज्यादा, ये सर की बात आप जरूर मानिएगा, क्योंकि गेहूं। दूसरी चीज मैं आपको इसके साथ में कह रहा हूँ कि अभी प्राकृतिक खेती को भी सरकार भी बढ़ावा दे रही है, तो हम लोगों को भी देखना चाहिए कि हम सब प्रकृति की ओर जाएं। हमारे किसानों को भी प्राकृतिक, जैसे गोबर की खाद है, गाय है, गौ माता की सेवा करें, गौ माता के प्रोडक्ट का उपयोग करें, गाय का दूध पिएं, घी खाएं, दही खाएं, तो ये चीजों का फिर देखिए आपके जीवन में निखार आ जाएगा, बिल्कुल सुधार आ जाएगा। फिर प्रकृति में थोड़ा घूमना फिरना ये करना, तो ऐसी दैनिक प्रक्रिया बनाए, बिल्कुल बिल्कुल जीवन आनंद में हो जाता है। सर की ये बात कितनी सही है, और आप इनकी बात पर क्या कहेंगे, और आप अपने बच्चों को जो सर ने कहा, क्या उस तरीके से उनकी जीवनी, उनका जीवन पूरा जो है वो उनसे व्यतीत करवाएंगे कि हाँ बेटा तुझे इस तरीके से रहना है, तुझे ये खाना है, क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा हाथ इसमें होता है। बच्चा जो खाता है उसमें भी माता पिता का हाथ सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वही सिखाते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं। आपका इस पर क्या कहना है सर की बात पर, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।